नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको इस वक्त की अहम हेडलाइंस दिखाते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा पर सुप्रीम आदेश। बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटेगा, रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश। देहरादून में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की विशाल रैली। 27 सूत्रीय मांगों को लेकर सचिवालय कुछ पुलिस ने सचिवालय के पास रोका प्रदर्शनकारियों। दूर पुलिस की सघन चेकिंग से स्नैचिंग का खुलासा। आधे घंटे में मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार, महिला का आईफोन 13 प्रो बरामद। देहरादून में सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। प्रेमनगर क्षेत्र से 22 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून के रायपुर में स्कूल फाइल को लेकर मारपीट। भाजपा विधायक समर्थकों और कर्मचारियों में झड़प। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रदेश में धूप से बढ़ेगा पारा, शीतलहर का असर बरकरार। 25 फरवरी से मौसम शुष्क रहने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए जमीन खाली करवाने का आदेश दिया है। साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा कि रेलवे अपनी जमीन पर जैसे चाहे इस्तेमाल करे। कोर्ट ने कहा कि जमीन पर जो लोग रह रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं। 19 मार्च को रमजान के बाद आवेदन जमा करने के लिए कैंप लगेगा, जहां से लोग आवेदन कर सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि परिवारों की आवास योग्यता पर फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला लेंगे। रेलवे 30 हेक्टेयर क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करना चाहता है। इसमें कुछ जमीन रेलवे की और कुछ राज्य सरकार की है। राज्य सरकार अपनी जमीन देने को तैयार है। दोनों किस्म की जमीनों पर अतिक्रमण के चलते ये प्रोजेक्ट रुक गया है। अब मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। आपको बता दें कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे के 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। भूमि पर करीब 3660 मकान बने हैं, जिनमें 5236 परिवार निवास करते हैं। कुल मिलाकर हजारों की संख्या में आबादी इस क्षेत्र में रहती है। हरिद्वार में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के गिग वर्कर्स ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिलीवरी करने वाले कर्मचारी यानी गिग वर्कर्स ने कंपनी पर शोषण करने का आरोप लगाया है। गिग वर्कर्स का कहना है कि सरकार की ओर से 10 मिनट की डिलीवरी के बाध्यता के नियम को हटा दिया गया है। बावजूद इसके जोमेटो कंपनी उन पर जल्द से जल्द डिलीवरी करने का दबाव बनाती है। ऐसा ना होने पर उनका पैसा भी काटा जा रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट, आर्थिक समस्या खड़ी हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे गिग वर्कर्स ने कंपनी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। साल से जोमेटो में काम कर रहा हूँ। सरकार की गाइडलाइन है कि 10 मिनट की डिलीवरी बंद हो चुकी है, पर जोमेटो कंपनी के अधिकारी ने जो इसको किया है, एक टाइमिंग बांध दी गई है। अगर 10 किलोमीटर का ऑर्डर बज रहा है हमारे पास, तो उसमें दिखाया जाता है 23 मिनट। अगर किसी वजह से रास्ते में जाम है, रेलवे फाटक बंद है, कोई भी स्थिति होती है और वो हो जाता है लेट 7 से 8 मिनट, तो उस कंपनी उसको दिखा रही है लेट डिलीवरी। उसमें हमारे नंबर काटे जा रहे हैं 10 पॉइंट कम से कम, जिससे हमारा मेडल नीचे गिर जाता है। फिर हमें ड्यूटी नहीं मिलती 2 से 3 घंटे। और कस्टमर ने कह दिया मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो। वो मैसेज भी कर रहा है कंपनी में कि सर मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। सारे स्टेप फॉलो करने के बाद ही कंपनी उसे कैंसिल ना करके डिलीवर कर देती है, और उस डिलीवरी का जो पैसा है कैश का, वो हमारे अकाउंट से काटा जा रहा है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन में उदयभान चिब की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तराखंड में भी आक्रोश देखने को मिला। एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विकास कांग्रेस भवन से एस्ले हॉल चौक तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर केंद्र व भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन करते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तत्काल रिहाई की मांग की। आज जो हमने पुतला दहन कराया है, इसका मुख्य कारण जो है, आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एआई की जो समिट चल रही थी, उसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक शांतिपूर्वक तरीके से शर्टलेस होकर एक आंदोलन किया गया था, और वो वहां पर जाकर अपना विरोध प्रकट करा। विरोध प्रकट करने का कारण आपने भी देखा होगा कि कैसे एक चाइना का माल को लाकर मेड इन इंडिया दिखाकर एआई समिट में भारत के द्वारा और भाजपा सरकार के सानिध्य में ये कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए पूरे देश शर्मसार हुआ है उसको लेके। तो इसी के विरोध में शांतिपूर्वक तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस होकर
एआई समिट का विरोध किया गया। अगली खबर की ओर। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत उत्तराखंड में रह रहे 153 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब ये भारतीय नागरिक माने जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य के गृह विभाग द्वारा विस्तृत जांच पड़ताल के बाद पाकिस्तान से आए 147 और अफगानिस्तान से आए 6 व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी आवेदन स्वीकृत करते हुए इन्हें नागरिकता प्रदान की गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि नागरिकता का जो आधार है वो संविधान की समानता के आधार पर होना चाहिए। इसमें जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मानवीय आधार पर हर उत्पीड़ित व्यक्ति के साथ है, कोई भी पीड़ित है, शोषित है, उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन हम मानते हैं कि नागरिकता का जो मुद्दा है वो संविधान की समानता के आधार पर होना चाहिए। जो संविधान में समानता की भावना उद्धृत की गई है उसके आधार पर होना चाहिए। उसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार इसको राजनीतिक रूप से भुनाने का प्रयास करती है, जो इसमें नहीं होना चाहिए। पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारों ने कई लोगों को यहाँ जो है शरण दी है। ये पहली बार। रुको थोड़ा सा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी जायजा ले रहे हैं। आगामी चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में कमेड़ा से बद्रीनाथ तक स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान खास बात यह रही कि उन्होंने बस में सवार होकर अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ कमेड़ा से लेकर बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले रजिस्ट्रेशन पॉइंट, पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य, पुलों, पार्किंग, खादान का निरीक्षण किया। हमारी यात्रा प्रारंभ होनी है, चारधाम यात्रा बद्रीनाथ जी और हेमकुंड जी की। तो उसके लिए जो यात्राओं में व्यवस्थाएं होती हैं, यूटिलिटीज़ होती हैं, रोड की कंडीशन होती है, शौचालय है, पानी है, हमारा ट्रैफिक है, पार्किंग है, उसके लिए आज एक जॉइंट संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है। हमारे सभी अधिकारीगण हमारे साथ, कप्तान साहब हमारे साथ, ताकि सब आपस में डिसाइड कर सकें, एक दूसरे के पास बार बार चिट्ठी पत्री ना खेलें, बल्कि आपस में बैठकर डिसाइड करें। जहां इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होना है, हम उसमें बात करके उसको तत्काल सुधार करें। जो भी आवश्यकता जिला प्रशासन के स्तर से होगी वो पूरी मुहैया करेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं सारे जो लाइन डिपार्टमेंट है सभी लोग साथ में चल रहे हैं और मौके पे ही जो भी प्रॉब्लम है उनका निस्तारण डीएम साहब के माध्यम से किया जा रहा है। और दूसरा, जो आम यात्री को बस में बैठ के किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, तो उसके हिसाब से भी हम लोग, क्योंकि स्वयं बस में बैठे हैं, तो बस की हिसाब से जो सड़क की विड्थ है और किस ढंग से हमारा जो है ट्रैफिक मूवमेंट कर सकता है, कहाँ पर जो है बस में बैठे यात्री को दिक्कत आती है, कहाँ पानी, शौचालय, मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पर डेंजर जोन है, वो सभी हम लोग देखते जा रहे हैं और मौके पर ही कंसर्निंग डिपार्टमेंट को उस संबंध में सुधार के। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कृषि कुंभ 2026 के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि, बागवानी एवं नवाचार आधारित स्टॉलों का निरीक्षण कर प्रगतिशील उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया। मंत्री जोशी ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के सशक्त स्तंभ हैं। जैविक खेती, मिलेट्स, बागवानी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और पशुपालन में किसानों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कृषि में तकनीकी, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र, छात्राएं व किसानों की मौजूदगी रही। और उत्तराखंड की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना नदी में नहाने गए 5 किशोर डूबे हैं। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना में नहाने गए 5 किशोर डूबे हैं। 3 को मछुआरों ने बचाया, 2 की मौत की खबर है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद मिले दोनों किशोरों के शव। 3 को फिलहाल मछुआरों ने बचाया, जबकि 2 के शव बरामद हुए हैं। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे, 3 युवकों को मछुआरों ने बचाया है, जबकि 2 के शव बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है। दुर्घटना के बाद से मृतक परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
ये बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही। सराय आकिल क्षेत्र के छिकवा गांव की यमुना नदी की घटना बताई जा रही। तो कौशाम्बी से दुखद खबर, यमुना नदी में नहाने गए 5 किशोर डूबे हैं। 3 को मछुआरों ने बचाया जबकि 2 की मौत की खबर है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद मिले दोनों किशोरों के शव। 3 को बचाया जा सका है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अनिरुद्ध पांडे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, 5 किशोरों के डूबने की ये खबर कौशाम्बी से सामने आ रही। 3 किशोरों को तो बचाया जा सका जबकि 2 की मौत की खबर है। कैसे हुआ यह हादसा? जी, आपको बता देना चाहता हूँ, ये पूरा मामला कौशाम्बी जिले के सराय थाना के यमुना नदी छिकवा की है, जहाँ पे 5 दोस्तों गांव के छिकवा गांव के 5 दोस्त मिलकर यमुना नदी में नहाने गए। वहां गहरे पानी में जाने से डूबने लगे। तभी कुछ दोस्तों ने चिल्लाया, तभी वहां पे रहे मछुआरों ने यमुना नदी में कूदकर कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद जाल लगाकर 3 युवकों को जिंदा बताया गया, जहाँ पे दुखद 2 लोगों को मृत बताया जा रहा है। जी अब निश्चित रूप से अनिरुद्ध, लेकिन ये बच्चे किस तरीके से नहाने गए थे? वहां लोग उपलब्ध नहीं थे। किस तरीके से ये डूबे कैसे बच्चे? 3 बच्चों को तो फिलहाल मछुआरों ने बताया जा रहा है कि बचा लिया, लेकिन 2 बच्चों को बचाया नहीं जा सका, इनकी मौत हो गई। जी, बताया जा रहा है कि गांव के करीब ही नदी है जहां पे ये जानवर पशु चराने गए हुए थे, जो लोगों का कहना है, ग्रामीणों द्वारा बताया गया है, अधिकारिक पुष्टि नहीं है। वहीं पे यमुना नदी पे ये कूदकर नहा रहे थे, जिसमें गहरे पानी में जाने पर कुछ साथी बाहर थे, जिन्होंने चिल्लाने पर मछुआरे पहुंचकर इनकी जान बचाई और 2 लोगों की वहीं मृत हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 किशोरों को मछुआरों ने बचाया जबकि 2 की मौत की खबर है। दुखद घटना कौशाम्बी से सामने आई है। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट सहित जनपद के जिला और सत्र न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई। इस बार धमकी भरा ईमेल अस्पताल के प्राचार्य की आधिकारिक मेल आईडी पर भेजा गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सीओ अमित कुमार सैनी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के ईमेल आईडी में बॉम्ब थ्रेड का मेल होने की सूचना मिली और मौके पर कोतवाली पुलिस, बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीम सघन चेकिंग अभियान के लिए बुलाया गया। अब तक परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई, ये जानकारी सामने आई। एक सुशीला तिवारी कॉलेज प्रशासन को एक ईमेल मिला था, उसमें बम धमाका करने की एक उनको धमकी मिली थी, तो उसी के रिस्पेक्ट में एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे ट्रैकर और हमारी बीडीएस टीम द्वारा विभिन्न जहां इनकी पार्किंग्स हैं, इनकी ओपीडी चल रही हैं या इनका जहां भी कॉन्फ्रेंस रूम है या ऑफिस रूम है, उन सबको डिटेल में चेक कराया गया है और ये आगे भी अभी चेकिंग अभियान चल रहा है। सर, लगातार ये थ्रेड मिल रहा है, इसका इनपुट वगैरह कुछ मिला है अभी तक? जो भी हमें अभी डिटेल्स मिली हैं उसको साइबर सेल्स को शेयर कर दिया गया है, उनके डिटेल्स के बारे में जानकारी कराई जा रही है और ये इसके बारे में एसटीएफ से भी पत्राचार किया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुमाऊं मंडल के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से दीपक रावत कुमाऊं आयुक्त 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयुक्त दीपक रावत गरुड़ तहसील के मेलाडुगरी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे, जहां बागेश्वर की एसडीएम प्रियंका रानी ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद आयुक्त गरुड़ तहसील से कार द्वारा बागेश्वर जिला मुख्यालय पहुंचे। जिला कार्यालय में आकांक्षा कोंडे, जिलाधिकारी बागेश्वर, जितेंद्र मेहरा पुलिस अधीक्षक तथा आरसी तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले के सभी विभागाध्यक्षों के साथ बागेश्वर में चल रही विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से उन योजनाओं पर चर्चा की गई जो बजट या संसाधनों के अभाव में पिछड़ रही हैं। देखिए, बागेश्वर का ये विजिट है, आज भी मैं यहाँ पे हूँ और कल भी हूँ, और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैठक की गई, जिसमें
जो रेलेवेंट मुद्दे हैं डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, उन सब पे समीक्षा हुई, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे प्लस जो हमारे प्रोजेक्ट्स पीछे चल रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके खर्चे की स्थिति ठीक नहीं है या तालमेल की कमी है, इन सबको देखा गया। अभी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्योंकि एनएच का चल रहा है, उसमें भूमि अधिग्रहण के जो मामले हैं कहाँ पे लंबित हैं, इन सब पे चर्चा की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ हल्द्वानी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद संघ द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने सचिव वित्त और सचिव कार्मिक को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर उनसे पूर्व में दिए गए निर्णय का अनुपालन न करने के आधार पर अपना जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 12 मार्च 2026 की तिथि नियत की। आपको बता दें कि संघ की तरफ से उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर कहा गया कि नवंबर 2025 में कोर्ट की खंडपीठ के आदेश का अनुपालन अभी तक राज्य सरकार ने नहीं किया है और राज्य का प्रशासन उस आदेश का अनुपालन करने में अपनी अभी भी असमर्थता जता रहा है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के बाद भी सरकार ने जो हलफनामा पेश किया है वो उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है। उपनल संविदा कर्मचारी महासंघ हल्द्वानी द्वारा उसके अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा द्वारा यह अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसमें कुंदन सिंह बनाम स्टेट राज्य में जो निर्णय हुआ है, जिसमें 3 बिंदु थे। प्रथम नियमितीकरण, दूसरा आपका मिनिमम पे स्केल प्लस डीए और तीसरा जीएसटी को काटे जाने पर रोक लगाई गई थी। तो इस पे सरकार की तरफ से कई बार टाइम मांगा गया था। जैसा आपको विदित है कि नवंबर में कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया था, उसके बाद डेट फिक्स हुई थी और आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो कंप्लाइंस एफिडेविट फाइल किया इन्होंने, बड़ी विचित्र बात है, बड़ा घुमा फिरा के उसमें इस तरह से किया गया ताकि मंशा ये लग रही है कि वो इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर में आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को धरातल पर उतारने और पारंपरिक शिल्पकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक विशाल जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। आईटीआई सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में योजना से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा करना और उनके भविष्य की संभावनाओं से रूबरू कराना रहा। विकासनगर स्थित आईटीआई सभागार में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग उद्यम विभाग, जिला उद्योग केंद्र और बैंकिंग क्षेत्र से आए विशेषज्ञों ने इस कार्यशाला में शिरकत की। विश्वकर्मा की और ये अवेयरनेस प्रोग्राम की ट्रेनिंग चल रही है। इसमें हम पीएम विश्वकर्मा बेनिफिशियरीज को हमने बुलाया है, उनको किस तरह की मार्केटिंग सपोर्ट है, वो कैसे, अभी जैसे कि हमने अभी रिसेंटली ई-कॉमर्स से हमने टाई अप किया है, तो उनके प्रोडक्ट को हमने ऑनबोर्ड करवाया है। अभी हमारा अमेज़ोन से भी टाई अप है। अभी हमारे दुनिया भर के व्यापार मेला लगते हैं, तो उनमें कैसे अपना प्रोडक्ट को लगा सकते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे इस मंच पर हम उनसे सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। और मैंने पीएम विश्वकर्मा की ट्रेनिंग ली, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इसके अलावा टाइम टू टाइम हमें और भी ट्रेनिंग मिलती रहती है। और अभी जो है मैम ने जियो टैगिंग भी मेरा हो रखा है मेरी दुकान की लोकेशन का, और हम जीएसटी भी अप्लाई किया है हमने, और हमने जो है अमेज़ॉन और ऑनलाइन भी हमारा करने का रहा है। और आज हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जिसमें जो है हमें लोन से रिलेटेड और स्किल के लिए बताया जा रहा है। सर, मैंने विश्वकर्मा से द्वारा मैंने ट्रेनिंग ली है और मैंने पार्लर का कोर्स किया है इसमें, और उसके बाद मैंने इसमें लोन भी लिया था विश्वकर्मा के थ्रू, तो उसमें मुझे लोन भी मिला, मुझे 50,000 का लोन मिला। और मेरे को कॉल आया, मैं गई मैनेजर सर के पास, उन्होंने मुझे बस वो मंगाया आधार कार्ड और सर्टिफिकेट। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले की बदहाल सड़कों और पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट खंडपीठ ने नगर पालिका और जिला प्रशासन को मीटिंग कर रोड सेफ्टी और कूड़े के निस्तारण के लिए निर्णय लेने के साथ ही बैठक में लिए गए निर्णयों से कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि अनिल यादव द्वारा उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में जिले के पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर अवैध डंपिंग होने और कचरा प्रबंधन की विफलताओं को उजागर किया।
स्मार्ट सिटी के काम उत्तराखंड सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। विकास कार्यों की सुस्त गति जनता के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है। इन हालातों के बीच भाजपा के राजपुर विधायक ने ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया है जो पूरे प्रोजेक्ट पर ही सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल भाजपा विधायक ने सीधे तौर पर कह दिया है कि देहरादून स्मार्ट सिटी में जो काम हुए हैं वे संतोषजनक आधार पर नहीं किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट सिटी के कामों की पोल दर बदर खुलती नजर आ रही है। बीजेपी विधायक खजान दास ने पत्रकारों से बातचीत में साफ शब्दों में कहा, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिस रफ्तार और जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है और इससे वो खुद संतुष्ट नहीं है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ये विरोधी खेमे में से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के अपने नुमाइंदे की जुबान से निकला है। हालांकि विधायक खजान दास ने सरकार का बचाव करते हुए ये भी कहा कि विकास कार्य लगातार जारी है और नई जरूरतों के हिसाब से योजनाओं में बदलाव होते रहते हैं। उनका ये भी मानना है कि किसी भी विकास कार्य को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल बेहद जरूरी है और इसकी कमी कहीं न कहीं इन कामों में रोड़ा बन रही है। वहीं भाजपा अपने विधायक का बचाव करती नजर आ रही है। भाजपा विधायक के बोल पर अब विपक्ष ने भी सरकार पर स्मार्ट कामों को लेकर हल्ला बोल दिया है। देखिए, मैं कहता हूं कि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि विकास हो रहा है, पीछे भी हो रहा था, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है। जैसे जैसे विकास होता है उसके साथ नई नई कड़ियाँ और जुड़ जाती है। उन कड़ियों को सुलझाने के लिए, उन कड़ियों को ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का दायित्व बनता है। हम एक दूसरे के पार्ट हैं। देखिए, अधिकारी अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अधिकारी बन जाता है, जनता में से ही आता है और जनप्रतिनिधि भी जनता से चुन करके आता है। इसलिए सामंजस्य होना चाहिए और जो हमारा एक लक्ष्य है कि देहरादून सुंदर बने और स्मार्ट सिटी के तहत मैं पहले भी संतुष्ट नहीं था और आज भी अभी तक पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, देखिए, स्मार्ट सिटी का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये शहर का डेवलपमेंट को इसको सिर्फ स्मार्ट सिटी तक जोड़ के देखना नहीं चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी का अपना एक निश्चित काम था जो समाप्त लगभग हो चुका है, वो टाइमलाइन समाप्त हो गई है। बाकी का जो शहर का डेवलपमेंट प्रोसेस है वो चल रहा है। उसमें ये घटनाएं देखने में आ रही है कि काम पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर सड़कें खुद जाती हैं। और हम लोग अभी समीक्षा बैठक हुई थी देहरादून को लेकर, उसमें भी विषय आया था और हम लोगों ने कहा था कि भाई योजनाओं की स्वीकृति समय पर अगर हो जाए और विभागों का तालमेल बन जाए, इस तरह की घटनाएं न हो। इससे अपव्यय भी होता है, क्योंकि एक बार सड़क बन गई फिर खुद रहे फिर बन रही, उसमें पैसे का भी दुरुपयोग होता है। ये ना हो, इस विषय को हम लोगों ने उसमें भी लिया है। मैंने नहीं सुना उन्होंने क्या बोला, लेकिन मैंने परसों भी इस बात का जिक्र किया था कि स्मार्ट सिटी के बारे में इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद हासिल क्या आया, सरकार को इसको स्पष्ट बताना चाहिए। बहुत बुरे हालात हैं। मैं परसों कैनाल रोड से मैंने कहा उस दिन मीडिया में कि मैं कैनाल रोड से उस दिन नीचे आ रहा था तो अभी सड़क बनी है, सड़क के बगल में अभी खोदा जा रहा है। टाइल बिछे थे पहले, अभी खोदे जा रहे हो। तो क्या है स्मार्ट सिटी? मेरी समझ में नहीं आई कि स्मार्ट सिटी क्या है। तार लगातार झूल रहे हैं, नीचे पानी के पाइप दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी का अर्थ क्या है? क्या कि इसकी परिभाषा क्या है स्मार्ट सिटी की? इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सामने आकर बताना चाहिए। उनके किसी विधायक ने इस पर अगर ये जताया है कि ये ठीक नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ कि वहीं अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस सफाई से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने तीखे तेवरों के साथ कहा कि जब स्मार्ट सिटी के लिए बजट आया था तभी से अधिकारियों और नेताओं में बंदरबांट शुरू हो गया था। कांग्रेस ने उसी वक्त आगाह किया था कि इस लूट को रोको और पैसा जमीन पर दिखाओ। अगर बीजेपी के अपने विधायक सवाल उठा रहे हैं तो ये कांग्रेस के उन्हीं आरोपों की पुष्टि करता है। वहीं भाजपा भी विकास के दावों का हवाला दे रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं और सभी विपक्षी दल स्मार्ट सिटी के कामों का हिसाब मांगते नजर आ रहे हैं। रूप से काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1537 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जमीनी हकीकत यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वयं सवाल खड़े करने लगे हैं कि देहरादून स्मार्ट सिटी न बनकर बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जाम उत्तराखंड की जनता को देहरादून में देखने पड़ रहे हैं। हत्याएं आम दिन हो रही हैं। जरा सी बारिश में जिस तरीके से जल भराव इस स्मार्ट सिटी में हो रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि मानसून सत्र जैसे ही शुरू होगा उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने चुनाव नजर आने लगे हैं
और अब वो भी बयान देने लगे हैं, जनता की तरह बोलने लगे हैं। रखे हुए हैं हम कुंभ के सारे आयोजन पर और उस पर, क्योंकि 2009-10 में बहुत बड़ा घपला घोटाला जब निशंक सरकार के समय पर कुंभ यहाँ पर हुआ था, उसमें बहुत बड़ा घपला पकड़ा गया था और हमें आशंका है कि इस बार फिर वैसा ही ना हो जाए। और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के जले हैं हम तो छाछ भी फूक फूक कर पियेंगे। स्मार्ट सिटी में आप सोचिए 1600 करोड़ रुपया लग गया देहरादून के अंदर, कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। वो खुद खजानदास कह रहे हैं मैं संतुष्ट नहीं हूँ स्मार्ट सिटी के कार्यों से। कांग्रेस को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जब वो सत्ता में थे और शायद वो इसी प्रकार करते होंगे, विकास की योजनाओं का पैसा सीधा जेब में रखते होंगे। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, कांग्रेस विकास के मुद्दे पर हमारे सामने कहीं नहीं ठहरती। आज आप देहरादून के विकास की बात कर लीजिए, पूरे उत्तराखंड में विकास की बात कर लीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में मैं केवल एक उदाहरण आपको दे दूं, देहरादून से हरिद्वार 4 लेन हाईवे बनना था और 5 साल तक वो कंपनी 4 लेन हाईवे नहीं बना सकी। फिलहाल स्मार्ट सिटी का मामला राजनीतिक रंग पकड़ चुका है। एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायक खुद काम की धीमी गति पर असंतोष जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। देखना यह होगा कि नई कार्यदायी संस्था के भरोसे ये शहर आखिरकार स्मार्ट सिटी का सपना कब पूरा कर पाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।